हेलो नमस्कार दोस्तों, के आर पवार साइंस स्टूडियो चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से दिल खोलकर स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को गुरु गोविंद सिंह जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये गुरु गोविंद सिंह थे जो सिखों के 10वें गुरु थे तो दोस्तों। लेकिन कहते हैं एक आपके लिए है मोटिवेशन लाइन है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक हो ना सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था कोशिका। उसकी अपन ने इससे पहले 2 क्लासें ले ले ली है। पहली क्लास में अपन ने कोशिका के सामान्य परिचय के बारे में जानकारी जुटाई थी और दूसरी क्लास में अपन ने कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति किन किन से मिलकर बनी होती हैं, विभिन्न कोशिका भित्तियों के बारे में अपन ने जाना था, जैसे शैवालों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति इत्यादि के बारे में जाना था अपन ने। तो आज हम विभिन्न महत्वपूर्ण कोशिका के कोशिकांगों के बारे में जानेंगे। कोशिकांग कौन कौन से हैं और क्या क्या उनकी क्रियाएं हैं, उन सभी के बारे में आज अपन जानेंगे। देखते हैं कितने कोशिकांग अपन कवर कर पाते हैं। तो अपना टॉपिक चल रहा था कोशिका, जो आपको दिख भी रहा होगा, स्लाइड पे लिखा हुआ है कोशिका। इसका सबसे पहला महत्वपूर्ण कोशिकांग पढ़ेंगे, यानी कि कोशिका के महत्वपूर्ण कोशिकांग। कोशिका के महत्वपूर्ण अंग। कोशिका के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं। अब आपको मैंने बताया था पिछली कक्षा में कि कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में। किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? अच्छा दोस्तों, कोशिका के महत्वपूर्ण अंग अपन जान रहे थे। मैंने कहा कि कोशिका के जो महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, अपन ने पिछली कक्षा में बता दिया था। यानी कि कोशिकांग उसमें, यानी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। सबसे पहले अपन महत्वपूर्ण कोशिका के अंग है उसकी चर्चा करेंगे, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पहला अंग है, महत्वपूर्ण अंग। कोशिका का पहला महत्वपूर्ण अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, इसको हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। कंफ्यूज मत होना आप, है ना। क्या कहते हैं? सूत्र कणिका। अच्छा, इसके विभिन्न नाम है दोस्तों। क्या है? विभिन्न नाम है। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। क्योंकि यह एटीपी के रूप में, एटीपी के अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर। ट्राइफॉस्फेट क्यों लगा हुआ है दोस्तों? क्योंकि इसमें 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं। कितने? 3 फॉस्फेट समूह जुड़े होते हैं, है ना भाई। कोशिका की जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज किसने की थी भाई? इसकी खोज किसने की थी? अल्टमान ने इसकी खोज की थी। पूछा जाता है कि इसका नामकरण किसने दिया था? नामकरण किसने दिया था भाई?
नामकरण किसने दिया था? सी वेंडा ने। सी वेंडा ने। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कोशिका में उपस्थित होता है। यह एक क्या होता है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। कोशिकांग होता है। क्या होता है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। जैसे कैसी झिल्ली होती है दोस्तों इसकी? ये ऐसे होता है और इसकी एक झिल्ली ऐसे होती है। कैसे होता है इसका आकार? ऐसी होती है इसकी झिल्ली। कैसी होती है? ऐसे इसकी झिल्ली होती है। और ये जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो ये उभरा हुआ भाग होता है ना अंदर, जो आंतरिक झिल्ली का उभरा हुआ भाग होता है, इनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। और इसके अंदर एक ये कुछ ऐसे निकली हुई होती हैं संरचनाएं। ये अंदर से क्वेश्चन बनता है भाई, किससे बनता है? अंदर से ऐसी संरचनाएं होती हैं, कोशिकाओं की तरह निकली हुई होती है। इनको क्या बोलते हैं भाई? F1 कण या ऑक्सीसोम। F1 कण क्या बोलते हैं? F1 कण बोलते हैं भाई। F1 कण या ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम कण बोलते हैं। ऑक्सीसोम कण बोलते हैं। अच्छा भाई, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। दिख रही है ना आपको दोहरी झिल्ली? एक तो ये रही और एक ये रही, है ना? इसके अंदर क्या पाया जाता है? वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। क्या होता है भाई? वर्ताकार डीएनए। क्या होता है? वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। यह क्या होता है? इसी कोशिकांग में क्या होता है? श्वसन क्रिया संपन्न होती है। इसी कोशिकांग में ऑक्सीय श्वसन क्रिया अर्थात आंतरिक श्वसन क्रिया संपन्न होती है। देख रहे हो दोस्तों, ये जो पावर हाउस है इसकी कितनी क्रियाएं करता है? इसको देखो, दोबारा से देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्र कणिका। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटो का अर्थ क्या होता है? सूत्र होता है, और कॉन्ड्रिया का अर्थ क्या होता है? कणिका होता है। कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई पावर हाउस अर्थात बिजली घर? क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी की फुल फॉर्म बोले तो एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ट्राई क्यों लगाया जाता है भाई? इसमें 3 फास्फेट समूह जुड़े होते हैं, है ना? इसकी खोज किसने की थी भाई? खोज की बात करें, अल्टमान ने। किसने की थी? अल्टमान ने। अच्छा, इसका नाम किसने दिया था भाई? सी वेंडा ने। और यह क्या होता है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। दिख रही है कि दोस्तों आपको इसमें दोहरी झिल्ली, एक बाहरी परत और एक आंतरिक परत। आंतरिक परत में जो ये उभरी हुई आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। और क्रिस्टी पर ये कोशिकाएं जैसी आकृति दिखाई देती है, इनको F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि ऑक्सीसोम कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, इसी कोशिकांग में ऑक्सीय श्वसन या आंतरिक श्वसन क्रिया संपन्न होती है। अच्छा, देखते हैं अपन एक एटीपी में। दोस्तों याद रखें, इधर देखते हैं, एक एटीपी में कितनी ऊर्जा होती है? एक एटीपी में कितना ऊर्जा होती है? 7.3 किलो कैलोरी। कितनी होती है? CAL। तो कैलोरी किसका मात्रक है दोस्तों? कैलोरी किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि एक ग्लूकोज
ग्लूकोज। ग्लूकोज दोस्तों आपको दिखने में थोड़ी समस्या आती होगी ना। एक ग्लूकोज अणु में 38 एटीपी ऊर्जा, 38 एटीपी ऊर्जा। अच्छा दोस्तों, जो ये एटीपी ऊर्जा है इसको क्या बोलते हैं? जैविक ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। जैविक ऊर्जा मुद्रा, करेंसी क्या कहते हैं? करेंसी भी कहते हैं। हम जानेंगे कि श्वसन क्रिया कैसे संपन्न होती है इस माइटोकॉन्ड्रिया में। देखते हैं कि क्योंकि कोशिका में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अपन इसको मिटा लेते हैं दोस्तों, है ना। इतना समझ आ गया आपको? अच्छी बात है ना। तो आगे चलते हैं, कैसे क्रिया संपन्न होती है ना। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, और ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और सूत्र कणिका भी कहते हैं इसको, स्पेशल ध्यान रखना, है ना। अब आगे जानेंगे अपन कि कैसे इसके अंदर श्वसन क्रिया संपन्न होती है। और श्वसन क्रिया है ना दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की व्युत्क्रम होता है। अच्छा, सजीवों में क्या होता है कि श्वसन क्रिया इसी अंग के द्वारा संपन्न होती है। इसलिए कोई भी ऑक्सीजन से संबंधित क्वेश्चन आए तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही लगाना है आपको। इसको माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज होती है वो ऑक्सीजन के द्वारा खंडित हो जाती है, अर्थात टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, जिससे क्या होता है? ऊर्जा प्रदान हो जाती है। देखते हैं कैसे संपन्न होती है। दोस्तों, जैसे ये हमारा क्या है? वातावरण। क्या है? वातावरण या वायुमंडल। वायुमंडल, इसमें क्या है? विभिन्न गैसें हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। किसमें लेते हैं? नासिका में। किसमें लेते हैं? नासिका में लेते हैं। अच्छा, नासिका में क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। इसके बाद में नासिका से किसमें जाएगी? फेफड़ों में। कहाँ जाएगी भाई? फेफड़ों में। यानी आप नासिका न समझो तो नोज, और यहाँ क्या है? फेफड़ों में। फेफड़े यानी लंग्स। हाँ जी, इसको ले जा सकते हो आप, लंग्स। नासिका बोले तो लंग्स। क्या दिख रहा होगा ना आपको? लंग्स। यहाँ क्या होगा? ऑक्सीजन यहाँ आई। अब फेफड़ों से कहाँ आएगी दोस्तों? रुधिर में। देखना कैसे इस माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा प्रदान होती है। रुधिर में। किसमें आई? ब्लड में। ब्लड क्या है? एक उत्तक है। अब यहाँ से किसमें आएगी? उत्तकों में। किसमें आई? उत्तक में। उत्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यू। और टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है? कल हमने बताया था ना, हिस्टोलॉजी। और रुधिर का हेमेटोलॉजी। अच्छा, इसके बाद में टिश्यू से कहाँ जाएगी भैया? कोशिका में। किसमें जाएगी? कोशिका में। अब यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी। क्या? कोशिका में। अपने पढ़ा जो ये माइटोकॉन्ड्रिया था अपना, माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका, ये किसमें विद्यमान था भाई मेरे दोस्तों? किसमें विद्यमान था? कोशिका में। और ये कैसा था? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका। दोहरी झिल्ली वाले कोशिका कौन कौन से होते हैं? पहले अपन नोट डाल के लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं दोहरी झिल्ली वाली कोशिका। वहां से अगर अपन आगे चर्चा करते हैं, दोहरी झिल्ली वाले कोशिका कौन कौन से हैं यहाँ लिखना। नोट है भाई, स्पेशल नोट है ना। उस कहानी को अपन यहीं छोड़ते हैं, इससे आगे चलाएंगे। नोट, इसकी ट्रिक होती है भाई, ट्रिक के साथ याद रखना आप। स्पेशल नोट है, 500 रुपये का नोट है ना, याद रखना 500। नोट केमल, क्या है इसकी ट्रिक? है केमल, है ना। K4 बोले तो केंद्रक। केंद्रक क्या? केंद्रक। दिख रहा होगा ना आपको। दूसरे नंबर पर अपन लिखे क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऊपर लिख रहा है, समझ लो थोड़ी देर के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरे नंबर पर कौन सा है भाई? तीसरे नंबर पर लैफोर, लवक। लवक है ना, जो कि हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट। पहला ये हो गया केंद्रक, दूसरा होगा माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त, तीसरा हो गया लवक। अच्छा,
एकमात्र ऐसा कोशिका कौन सा है जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, झिल्ली रहित होता है? वो है अपना राइबोसोम। राइबोसोम आगे भी हम चर्चा करेंगे। झिल्ली रहित कोशिका एकमात्र है भाई, झिल्ली रहित कोशिका कौन सा है? राइबोसोम। अच्छा, अपन ने यहाँ तक जान लिया था ऑक्सीजन यहाँ आई, यहाँ आएगी, यहाँ आई है और टिश्यू में आई, और टिश्यू से कहाँ गई? कोशिका में। और कोशिका में बेटा कौन विराजमान है? माइटोकॉन्ड्रिया। 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 और यहाँ क्या है? एटीपी के रूप में ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। और ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से। अब हम देखते हैं कि श्वसन क्रिया कैसे संपन्न हुई। श्वसन क्रिया, क्योंकि हमने बताया ना कि श्वसन क्रिया भी संपन्न होती है उसके द्वारा। ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? कोशिका में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? वहां पे ग्लूकोज विराजमान है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान कर रहा है। जैसे यहाँ क्या लेते हैं? 6CO2 अणु। 6O2 अणु। क्या भाई अपन क्या लेते हैं? ऑक्सीजन के रूप में क्या लेते हैं? श्वसन के रूप में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। 6 ऑक्सीजन के अणु। और यहाँ क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज बोले तो C6H12 और O6, इसको बोलते हैं क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज। अब ये किस में टूटेगा भाई? किसकी उपस्थिति में टूट रहा है ये? ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है कि नहीं? उपस्थिति, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है कि नहीं? ये किस में टूटा भाई? 6CO2। 6CO2 क्या हुआ? 6CO2 प्लस 6H2 है ना भाई? 6H2 प्लस क्या हुआ भाई? 6H2 क्या? 6H2 और ये ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। क्या? ऊर्जा प्लस 36 ATP अणु। 36 ATP के रूप में क्या कर रहा है? ऊर्जा। भाई टूटने के बाद क्या कर रहा है? ऊर्जा। और इसी को क्या बोलते हैं? श्वसन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन क्रिया। ये क्या है भाई? क्योंकि हम बाहर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है? जल के अणु। ये जल है और 36 ATP के रूप में क्या कर रहा है? ऊर्जा प्रदान कर रहा है। और इसी को क्या बोलते हैं? श्वसन क्रिया। और इसको कैटाबोलिक रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक क्रिया। कैटाबोलिक क्रिया क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक क्रिया। अर्थात जटिल अणु किस में टूट रहा है? ये क्या है? जटिल अणु। जटिल अणु। जटिल अणु किस में टूटा? सरल अणु में। सरल अणु में। क्योंकि जटिल अणु क्या था इसमें? ग्लूकोज था। और जटिल अणु किस में टूटा? सरल अणु में। यहां से क्या हुआ फिर? ऊर्जा प्राप्त हुई। क्या हुई? 36 ATP ऊर्जा प्राप्त हुई। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर। अब ये श्वसन क्रिया है। श्वसन क्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण के व्युत्क्रम है। तो ये भी अपन जानेंगे कैसे है ये व्युत्क्रम, कैसे है इसको, है ना भाई? मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, है ना? चलो आगे चलते हैं। इसको व्युत्क्रम कैसे कहते हैं? तो जीव हैं वो श्वसन क्रिया के रूप में कौन सी गैस लेते हैं भाई? कोई भी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे जीव जंतु हो, श्वसन क्रिया के रूप में कौन सी गैस लेते हैं? या कौन सी? O2। कौन सी लेते हैं? O2 बोलो तो ऑक्सीजन। और दोहरी झिल्ली कोशिकाएं कौन कौन से हैं भाई? केमल। कौन कौन से हैं? केमल। K4 केंद्रक, M4 माइटोकॉन्ड्रिया, L4
लवक। ये क्या है? दोहरी झिल्ली कोशिकांग। और एकमात्र ऐसा कोशिकांग कौन सा है जिसमें झिल्ली रहित है? वो है अपना राइबोसोम। राइबोसोम। अब अपन देखते हैं कि ये इसके श्वसन क्रिया के व्युत्क्रम कैसे है। यानी कि जो प्रकार श्वसन क्रम, श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया किसके व्युत्क्रम है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। यानी कि श्वसन क्रिया तो क्या है? कैटाबोलिक। श्वसन क्रिया क्या है? कैटाबोलिक रिएक्शन है। कैटाबोलिक रिएक्शन है ना। और ये दोनों ध्यान रखना भाई, व्युत्क्रम है। अब बताएंगे वो कैसे हैं, अच्छे से समझना। और इधर क्या है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक। ये इधर देखना थोड़ी देर के लिए। आप अपन क्या पढ़ रहे थे उसको मिटा देते हैं। कोशिका का महत्वपूर्ण अंग चल रहा है, अपन को ध्यान में। अपन पहले कोशिकांग के बारे में जान रहे। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया की चर्चा चल रही थी, है ना भाई। माइटोकॉन्ड्रिया की चर्चा चल रही थी। जैसे ये क्या है? एक पादप। पादप है तो उसको हरा ही बना देते हैं अपन, क्यों ना? पादप। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन करते हैं भाई? पादप। पादप करते हैं। कौन करते हैं? पादप। तो पादप क्या है? ये हरा है। कैसा है? हरा। ये जड़े हैं। जड़े तो ऐसे ही मान लेते हैं। अब ये क्या लेता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 लेता है। क्या लेता है भाई? CO2, है ना भाई। और क्या लेता है भाई? CO2 लेता है। और इसको क्या चाहिए भाई? जल भी चाहिए। क्या इसको? इसको क्या चाहिए? और जल भी चाहिए इसको। इसको पानी भी चाहिए भाई। क्या ले रहा है? और ये H2O भी ले रहा है। किसकी? क्लोरोफिल की उपस्थिति में, है ना। क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अब ये उत्पाद के रूप में क्या बनाता है भाई? देखते हैं। ये क्या है? सरल से सरल अणु क्या होता है? जटिल अणु में बदलता है, इसलिए इसको एनाबोलिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाबोलिक। अब इधर देखो, श्वसन क्रिया के अपन रिएक्शन मानेंगे, उधर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में जानेंगे। श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया की रिएक्शन हम अपन ने अभी चर्चा की थी। कौन सी थी? इसमें थी भैया कि ये 6O2 क्या? 6O2 प्लस ग्लूकोज C6H12O6। यहाँ किस में टूटेगा भाई? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 6O2 क्या? 6CO2 हो गए ना। अच्छा, प्लस 36 एनर्जी, 36 ATP ऊर्जा। क्योंकि ग्लूकोज का अणु टूटा है तो क्या होगा? ग्लूकोज से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। वो भी क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी, तीव्रता ऊर्जा। जब तो बोलते हैं कि एनर्जी ड्रिंक के रूप में ग्लूकोज डायरेक्ट अपने इंजेक्शन लगाते हैं। और इधर देखो आप भाई, इधर क्या होगा? इधर होगा भाई 6CO2 और क्या मिलेगा भाई? 6H2O 12H2O 12 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 12H2O। अब ये किस में? ये क्या लिया भाई? प्रकाश संश्लेषण में कौन से ले रहा है? CO2 ले रहा है। जो CO2 कौन छोड़ रहा है? मनुष्य छोड़ रहा है। अब यहाँ से क्या होगा भाई? 6CO2 C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या कर रहा है भाई? ग्लूकोज का वो कर रहा है, मतलब वो बना रहा है। और क्या छोड़ेगा प्लस में? 6O2, यानी कि ऑक्सीजन छोड़ रहा है। ये क्या है अपनी प्रकाश संश्लेषण क्रिया? क्या छोड़ रहा है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल वर्ण कैसा होता है भाई? हरा। तो उसके लिए अपन हरा लिख देते हैं। क्या क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या कर रहा है? क्लोरोफिल
क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या कर रहा है? अपना भोजन बना रहा है। क्या कर रहा है? अपना भोजन बना रहा है। तो श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया में तो चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, श्वसन क्रिया में तो चाहे जंतु हो या पादप हो, श्वसन के रूप में कौन सी युवा लेंगे? O2 गैस। कौन से लेंगे? O2। श्वसन में जंतु हो या पादप हो, अच्छे से लिख देते हैं ना। श्वसन में जंतु हो या पादप हो, कौन सी वो लेते हैं? गैस ऑक्सीजन लेते हैं। जंतु प्लस पादप, कौन सी गैस लेंगे? O2 लेंगे। और क्या करेंगे? CO2 का उत्सर्जन करेंगे। उत्सर्जन क्या करेंगे? उत्सर्जन, उत्सर्जन के रूप में क्या करेंगे भाई? CO2 छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे? उत्सर्जन किसका करेंगे? CO2 का करेंगे भाई। अच्छा, ये क्रिया कहाँ होगी संपन्न? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होगी भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये कौन सी क्रिया है भाई? इसको क्या बोलेंगे? कैटाबोलिक। क्या बोलेंगे? कैटाबोलिक। दिख तो रहा होगा ना भाई आपको अच्छे से? हाँ जी, देखेंगे मेरा वो संभालेगा असिस्टेंट की कैसे दिख रहा है। इसमें दिख रहा है क्या सही? देखना, कैटाबोलिक इसको बोलते हैं। अब सही, अब सही अच्छे से दिख रहा है ना भाई? दिख रहा है अच्छे से? हाँ जी, दिखना चाहिए। नीचे वाला बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक, अच्छे से दिख रहा है भाई, दिखना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ आप सभी को ना। अब अपन इसके विपरीत देखते हैं क्या हुआ था इसमें। जटिल अणु किसमें टूट रहा था भाई? ये देखो जटिल अणु, इसमें क्या हो रहा था? जटिल अणु, जटिल अणु सरल अणु में टूट रहा था नहीं भाई? जटिल अणु क्या है यहाँ पे? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। तो सरल अणु में टूट रहा था। इसके बाद में देखते हैं अपन, इधर देखते हैं एंटी क्लॉक बात करते हैं। पादप मुंह में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण किस में पाया जाता है? केवल प्रकाश संश्लेषण केवल पादपों में। किसमें पाया जाता है भाई? केवल पादपों में। किसकी उपस्थिति में करते हैं भाई? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। किसकी उपस्थिति में करते हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति में करते हैं। और ये क्या करते हैं? इस टाइम CO2 ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं और O2 उत्सर्जन करते हैं। O2 का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? ये क्रिया कब संपन्न होती है? दोपहर में। दोपहर में सूर्य की उपस्थिति में। क्या करती है भाई? सूर्य की उपस्थिति में। तभी तो इनको क्या कहते हैं? स्वयंपोषी। क्या कहते हैं? स्वयंपोषी, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। समझते हो आप? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्वयंपोषी कहते हैं। और ये क्या है भाई? इधर देखते हैं, सॉरी, इधर देखते हैं क्या? ये विषमपोषी हैं। यानी कि ये क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। विषमपोषी, विषमपोषी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। क्या रहते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? उपचयी। ये क्या है? एनाबोलिक, एनाबोलिक क्रिया। एनाबोलिक अर्थात उपचयी। पूछा जाता है भाई ये उपचयी। अपन ने यहाँ तक देखा है ना भाई? अपन ने यहाँ तक देखा, अर्थात ये भोजन का निर्माण कर लेते हैं अपना। अब इधर देखो, ये हो रहा है 6O2 C6H12O6 6CO2 और यानी कि क्या छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य है ये, मनुष्य श्वसन क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, ग्लूकोज को तोड़ रहा है। ऑक्सीजन लेने के बाद ही क्या करता है ये? तो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित ग्लूकोज होता है उसको तोड़ता है और वहाँ से क्या करता है? CO2 के रूप में छोड़ता है, उत्सर्जन के रूप में 6H2O जल के अणु देता है और 38 ATP ऊर्जा का निर्माण करता है। श्वसन क्रिया हो रही है। जंतु तथा पादपों में श्वसन के रूप में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? ग्रहण की जाती है ऑक्सीजन। और उत्सर्जन के रूप में CO2। कहाँ पे संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कौन सी रिएक्शन है?
कैटाबोलिक अपचयी। जटिल अणु किस में टूटता है? सरल अणु में। और उधर सरल अणु का उत्पाद क्या बनता है? जटिल अणु। इसलिए एक ये क्या है? कैटाबोलिक। क्या है? कैटाबोलिक रिएक्शन। और वो क्या है? एनाबोलिक। इसके विपरीत यहाँ देखो, प्रकाश संश्लेषण केवल किस में पाया जाता है? पादपों में। किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्या होता है? CO2 को ग्रहण किया जाता है और O2 का उत्सर्जन किया जाता है। स्वयंपोषी हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एनाबोलिक, उपचयी। इतना समझ आया आपको? यानी कि आप हमेशा ध्यान रखो, कोई भी सजीव हो, चाहे जंतु हो या पादप हो, वो श्वसन के रूप में कौन सी गैस लेंगे? ऑक्सीजन। कौन सी लेंगे? ऑक्सीजन। और जब पादप प्रकाश संश्लेषण दोपहर में करते हैं उस टाइम कौन सी गैस लेते हैं भाई? CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और उस ऑक्सीजन को कौन ग्रहण करता है भाई? मनुष्य। कौन ग्रहण करता है? मनुष्य। जिससे क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, उसी से अपने क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में सभी संपन्न होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे दूसरे कोशिकांग की। ये क्या था? सबसे बड़ी रामायण थी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी थी, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिकांग सबसे महत्वपूर्ण था। इसके बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की। श्वसन क्रिया का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण है, क्योंकि इसमें जटिल अणु सरल अणु में टूटता है, जबकि उसमें सरल अणु से जटिल अणु बनता है। इसलिए ये कैटाबोलिक, कैटा यानी कटकट काटता है, और उसमें क्या होता है? जुड़ता है। ये कटकट काट के सरल अणु बनाता है, और वो सरल अणुओं से वृहद अणु बनाता है या बड़ा अणु बनाता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एनाबोलिक रिएक्शन। तो यहाँ तक समझ आई? इससे आगे पढ़ेंगे अपन। दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताना अगर आपको समझ आता है अच्छे से, और जो भी कुछ कमी भी हो तो वो भी बताना आप, जिससे हम अपने आप में और इम्प्रूव कर सकें, सुधार कर सकें। क्योंकि आपके दिए गए विचारों से ही, आपके दिए गए कमेंट्स से ही हम अपने आप में सुधार कर पाते हैं। क्योंकि हमने देखा कि हमारी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें थोड़ा कैमरा दूर था, सेकंड में थोड़ा और वो था, तो हम अंतिम क्लास में ये देखेंगे कि आपको कैमरा कैसा लगा, कैसे पास में आया कि नहीं आया। देखते हैं आगे हम दूसरा कोशिकांग की चर्चा करेंगे। अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो विस्तार से जान लिया है, इससे आगे हम दूसरा कोशिकांग लेंगे। ये कोशिकांग किस में उपस्थित होते हैं? ध्यान रखना, सभी कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। जो क्या होता है? कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य पाया जाने वाला द्रव पदार्थ होता है, उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो अगला वाला कोशिकांग और देखते हैं। रोक लिया भी, रुक जा। तो दोस्तों दूसरा कोशिकांग अपना लेते हैं लाइसोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। दूसरा कोशिकांग कौन सा है? लाइसोसोम। लाइसोसोम ये भी क्या होता है भाई? इम्पोर्टेंट होता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज किसने की थी दोस्तों? लाइसोसोम सी डिडवे। किसने की थी? सी डिडवे। डिडवे डिडवे किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी दोस्तों? सी डिडवे ने की थी। अच्छा, इसको नाम किसने दिया था? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? सी डिडवे ने। और इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली कहा जाता है, या सुसाइडल बैग, या सुसाइडियल बैग कहा जाता है ना दोस्तों? लाइसोसोम की खोज किसने की? सी डिडवे ने। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। किसको कहा जाता है भाई? लाइसोसोम को। कोशिका का एटम बॉम्ब भी कहा जाता है भाई इसको, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट। कोशिका का एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटम बॉम्ब कहा जाता है।
इतना समझ आया आपको? ये क्या करता है? क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन करता है। क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त प्रमुख कार्य है इसका। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं कोशिकाओं का पाचन करता है। क्या करता है? क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन करता है। दोस्तों वो अपना क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा बड़ा था, सबसे महत्वपूर्ण भाग भी था, इसलिए उसको इतना लंबा पढ़ाया गया, क्योंकि उससे है ना क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। ये क्या है? कोशिका का सफाई कर्मी भी है भाई। ये क्या है कि क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को क्या कर रहा है? पाचन कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। कहीं भी मिल जाए आपको, कोशिका का सफाई कर्मी, सफाई कर्मी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। ये क्या होता है? एक झिल्ली युक्त होता है। ये एक झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। युक्त कोशिकांग होता है। दोस्तों आपको पता है, मैंने दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग वाली ट्रिक लिखाई थी आपको। केमल, के फॉर केंद्रक, मै फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, ले फॉर लवक, और एक मात्र ऐसा कोशिकांग भी लिखवाया था जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती, वो था राइबोसोम। और उसके अलावा जो भी जितने भी बचे हुए हैं कोशिकांग है वो क्या है? एक झिल्ली युक्त है। तो इसको इतना याद करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपना क्या है, लिखवाने का फर्ज बनता है। अच्छा, इसके इतना अपन ने समझा, लाइसोसोम के बारे में जान लिया अपन ने अच्छे से। अब आगे दूसरे तीसरे कोशिकांग के बारे में जाने। इतना समझ आया आपको? क्योंकि ये क्या है, इम्पोर्टेंट है ना? इतना जान लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। कोशिका का एटम बॉम्ब किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन करता है। क्यों कहते हैं? क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन करता है। कोशिका का सफाई कर्मी भी किसको कहा जाता है? क्योंकि वो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का क्या करता है? पाचन करता है, इसलिए इसको सफाई कर्मी भी कहा जाता है। ये क्या है? एक झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसके बाद में अपन जानते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। तीसरा है अपना, इसको मिटा दें, लाइसोसोम को। अच्छा, ठीक है, ग्रीन इंक है ना, मिटाने में थोड़ी समस्या करती है दोस्तों। तो तीसरा अंग कौन सा आएगा अपना? अंतःद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या? अंतःप्रद्रव्य जालिका। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों इसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना दोस्तों? ये क्या होती है एंडोप्लाज्मिक? इसकी खोज किसने की थी? ई पोर्टर ने। किसने की थी? खोज करता कौन था भाई? ई पोर्टर। ये इम्पोर्टेंट है भाई, खोज करता ई पोर्टर ने। किसने की थी? ई पोर्टर ने की थी। किसने की थी? ई पोर्टर ने। ये क्या है? परिवहन अंग होता है। परिवहन अंग होता है। परिवहन अंग होता है। अच्छा, ये क्या होता है? दो प्रकार की होती है भाई दोस्तों। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार। एक होती है खुरदरी। कौन सी होती है? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और एक होती है कौन सी? चिकनी। कौन सी होती है? चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। अंत जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अच्छा दोस्तों, ये जो होती है क्या, खुरदरी होती है, उस पर क्या होते हैं? खुरदरी का मतलब ये समझो कि उस पे है ना राइबोसोम टिके होते हैं, राइबोसोम रुक जाते हैं। और चिकनी पे होते ही नहीं है। इस पे क्या होते हैं? राइबोसोम। क्या होते हैं? राइबोसोम।
सोम। और इस पर क्या होते हैं? राइबोसोम नहीं होते हैं, राइबोसोम नहीं होते। पूछ लिया जाता है कि किस अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, तो वो कौन सी? खुरदरी पर, क्योंकि चिकनाई पर तो रुक ही नहीं सकते। ऐसे याद रखना ना आप, चिकनाई पर तो राइबोसोम रुक ही नहीं सकते, इसलिए किस पर रुकते हैं? खुरदरी पर रुकते हैं। किस पर रुकते हैं? खुरदरी पर उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? कौन से में? खुरदरी में। किस में? खुरदरी में। प्रोटीन का निर्माण होता है भाई, प्रोटीन, प्रोटीन का संश्लेषण या निर्माण, संश्लेषण या निर्माण होता है। क्योंकि यहाँ राइबोसोम उपस्थित होता है ना, ये क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण या निर्माण करता है, जिसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री, आगे भी बढ़ेंगे अपन। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं भाई? राइबोसोम को फैक्ट्री, है ना भाई। और यहाँ राइबोसोम जहाँ पे उपस्थित नहीं होते, चिकनी क्या करती है? वसा, चर्बी का निर्माण करती है, लिपिड तथा चर्बी, लिपिड्स का निर्माण करती है। ये चिकनी क्या करती है? लिपिड, लिपिड्स का निर्माण करती है। कौन सी? चिकनी। लिपिड्स आप देख सकते हो, चिकनापन किस में पाया जाएगा? वसा में, अर्थात वसा। इसको बोलते हैं चर्बी। क्या बोलते हैं? चर्बी। चिकनी के नाम से आप देख सकते हैं, चिकनी क्या होती है? वसा। वसा किस में होती है? घी में। तो घी में क्या है? जैसे तेलीय पदार्थ होते हैं, उन सभी में क्या पाई जाती है? वसा होती है। और वसा, वसा के अत्यधिक पदार्थ खाने से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? उसकी वजह से हमें हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, चिकने पदार्थ लिमिट के ही खाएं, सीमित ही खाएं। इसके बाद में अपन जानेंगे राइबोसोम, जो अपना वहाँ है उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तीसरा था अपना अंतःप्रद्रवी जालिका। ये कितने प्रकार की होती है भैया? 2 प्रकार की होती है। इसकी खोज किसने की थी? ई पोर्टर ने। किसने की थी? ई पोर्टर ने। ये क्या करता है? परिवहन अंग होता है। अच्छा, एक होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, इस पर क्या होता है? खुरदरी पर क्या होता है? राइबोसोम चिपका हुआ होता है। और ये क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण या निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, इस पर राइबोसोम अनुपस्थित होती हैं। और चिकनी का मतलब लिपिड्स का निर्माण करती है। चिकनी का मतलब लिपिड्स का निर्माण करती है, वसा का निर्माण करती है, चर्बी का निर्माण करती है। चिकनी के नाम से समझ जाना आप भाई, जिसमें घी, घी में वसा क्या होती है? हाँ, वसा होती है। चौथा अंग पढ़ेंगे अपन क्या? राइबोसोम, जो कि किस पे उपस्थित होता है? खुरदरी पर। किस पर होता है? खुरदरी पर। तो इसके बारे में भी अपन जान लेते हैं विस्तार से, है ना भाई। क्योंकि आज अपन को है ना कोशिकांग अधिकतम समाप्त करने हैं। कुछ बताएंगे उनको अपन चौथी क्लास में ले लेंगे, है ना। नोट्स बनाना दोस्तों, बहुत अच्छे काम आएंगे, है ना। अपन अब पढ़ेंगे क्या? राइबोसोम। क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम। राइबोसोम। अच्छा दोस्तों, ये राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। क्या होता है? राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। राइबोसोम कोशिका का, कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आ गई भाई, सबसे छोटा कोशिकांग होता है। कोशिकांग होता है ना भाई। क्या होता है? सबसे छोटा कोशिकांग होता है। इसको क्या कहते हैं भाई? इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है,
संश्लेषण करता है ना भाई? क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसकी खोज किसने की थी भाई? खोज ई क्लार्ड ने की थी। खोज की थी किसने? ई क्लार्ड ने। अच्छा, इसका नाम किसने दिया था? नामकरण ई पैलिडे ने। ई पैलिडे ने। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पैलिडे कण भी कहा जाता है। पैलिडे कण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैलिडे कण भी कहा जाता है। और इसको क्या कहते हैं? कोशिका का इंजन। क्या? कोशिका का इंजन भी कहते हैं। कोशिका का इंजन भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात है भाई, नए नए शब्द निकल के आ रहे हैं, आपने पहली बार सुने हैं शायद। यानी कोशिका का इंजन किसको कहते हैं? राइबोसोम को। किसको कहते हैं भाई? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। तो देख सकते हैं राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, कोशिकांग होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ई क्लार्ड ने किसकी खोज की? राइबोसोम को। ऐसे समझना है आपको। ई फॉर ई पैलिडे, ई फॉर ई पैलिडे, ई फॉर ई क्लार्ड, ई फॉर ई पैलिडे, ई फॉर ई क्लार्ड। यानी कि नामकरण ई पैलिडे ने किया। कोशिका का इंजन किसको कहते हैं? राइबोसोम को। और राइबोसोम की नामकरण दिया ई पैलिडे ने, इसलिए इसको पैलिडे कण भी कहा जाता है। तो अब अपन पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी को। किसको पढ़े? गोल्जी बॉडी को। फिर अपन है ना कल लेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। कौन सा? केंद्रक। आज हम गोल्जी बॉडी को पढ़कर आज की क्लास को विराम देंगे। इससे पहले अपन गोल्जी बॉडी पढ़ लेते हैं, फिर कल अपन पढ़ेंगे केंद्रक, जो कि एक तरीके से सीपीयू के रूप में काम करता है। कोशिका का सीपीयू के रूप में। सीपीयू मतलब जानते हो दोस्तों? कंप्यूटर का होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं इसको। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी बोले तो हिंदी में केंद्रीय संसाधन इकाई। अच्छा, ऐसे मतलब ऐसे केंद्र के बारे में जानेंगे, कल जानेंगे। लेकिन इससे पहले आज हम अंतिम टॉपिक अपना पढ़ने वाले हैं। कौन सा बोला भाई? अच्छा, देखिए ग्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, है ना भाई? छठवां टॉपिक है अपना। छठवां कोशिका कौन सा है? 6 नंबर का कौन सा है? गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। गोल्जी बॉडी, इसको बोलते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय, इसके बारे में अपन जान लेते भाई। इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी? नॉर्मल जानेंगे अपन। खोज किसने की थी भाई? कैमेली गोल्जी। नाम से पता चल रहा होगा, कैमेली गोल्जी ने। किसने की थी? कैमेली गोल्जी ने। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी भाई? कैमेली गोल्जी ने। इसमें इसको क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। पादपों में क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम, है ना भाई? क्या कहते हैं पादपों में? डिक्टियोसोम। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका क्या कहते हैं? दूसरा नाम एक और है, यातायात प्रबंधक। क्या? यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस। मतलब कि ये क्या करता है भाई? छानने का काम करता है। गोल्जी बॉडी क्या करती है? अशुद्ध पदार्थों को नहीं आने देती और शुद्ध पदार्थों को आने देती है। कैमेली गोल्जी। अच्छा जी, इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य प्रोटीन प्लस शर्करा आदि का
संश्लेषण करना। क्या करती है भाई? प्रोटीन, शर्करा आदि का संश्लेषण करना इसका प्रमुख कार्य है। अपन ने जाना कि गोल्जी बॉडी, इसकी खोज किसने की? कैमेली गोल्जी ने। इसको पादपों में क्या किस नाम से जाना जाता है? डिक्टियोसोम के नाम से। इसको यातायात या प्रबंधक भी कहते हैं, यातायात प्रबंधक अर्थात ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि यह अवांछित पदार्थों को नहीं आने देती। और प्रोटीन तथा शर्करा आदि का संश्लेषण करना इसका प्रमुख कार्य है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कुछ कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।